नमस्कार। पहली बार आपको शायद कुछ बातें ऐसी इस लाइव वीडियो में जानने को मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो सारी बातें आपको इस लाइव वीडियो में जानने को मिलेंगी। आप एक बार आ जाएं, मैं ऐसी ऐसी बातें इसमें वो बताऊंगा जो आपके जनता के काम की थी, जनता को ध्यान में आनी चाहिए थी। ऐसी सारी बातें जो आपने कभी कल्पना भी नहीं सोची भी नहीं होगी, वो सब बातें आपको इस लाइव वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद आप लोगों ने कभी जीवन में या आजादी के बाद या राजस्थान के निर्माण के बाद पहली बार आपने सुना होगा किसी सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का न्यायालय आदेश करे। पहली बार आपने सुना होगा कि इतनी बड़ी खबर राजस्थान में जो आजादी के बाद कभी नहीं हुई, राजस्थान के निर्माण के बाद कभी नहीं हुई, और उसकी एक भी लाइन, एक भी खबर किसी टीवी चैनल और किसी अखबार में नहीं छपे। यह भी आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है। आप खुद बताइए, क्या यह छोटी खबर है कि मार्च 2022 में न्यायालय ने आदेश किया कि पुलिसकर्मी पूर्व डीजी भूपेंद्र यादव, अशोक गहलोत, देवाराम सैनी, संजय क्षत्रिय, महादेव सिंह खंडेला और इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन पर जो आरोप हैं उनकी जांच की जाए। छोटा सा ऑर्डर है। इससे छोटा कोई आदेश हो सकता है क्या? केवल जो आरोप लगाए गए हैं 156(3) सीआरपीसी की कंप्लेंट में, उस पर जांच कर ली जाए। केवल इतना सा आदेश मार्च 2022 में हुआ था और आज अप्रैल खत्म होने वाला है और वो धूल फांक रहा है। क्या आपको लगता है इसको कानून व्यवस्था कहते हैं? क्या इसको कहते हैं कानून का शासन? क्या इसको कहते हैं कि यहां पर कोई नागरिक सुरक्षित है क्या? क्या वो अपनी एफआईआर भी दर्ज करा सकता है क्या तब जब न्यायालय आदेश कर देवे? पहली बार सुनने को मिल रहा है कि किसी सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर। पहली बार सुनने को मिल रहा है कि पूरे राजस्थान और देश का मीडिया इतना डरा हुआ है, एक लाइन, एक खबर जनता को नहीं दिखा सकता कि मुख्यमंत्री के खिलाफ न्यायालय ने एफआईआर के आदेश किए। कानून जानने वाले लोग मुझे देख रहे हैं, कम कानून जानने वाले मुझे देख रहे हैं, और कानून नहीं जानने वाले मुझे देख रहे हैं। 3 प्रकार के लोग देख रहे हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री ने किसी ऊपरी न्यायालय से रोक लगवा ली होगी। मैं आपको बता रहा हूं लाइव वीडियो में, और इस लाइव वीडियो को सुरक्षित भी रखूंगा। किसी भी ऊपरी न्यायालय ने, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने भी इस एफआईआर दर्ज करने पर रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद न्यायालय का वो आदेश धूल फांक रहा है। पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है कि जनता पीड़ित एक तरफ है, और इसके अलावा शासक वर्ग, जिसमें नेता भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, जज भी इसलिए आते हैं कि वो अपने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करा पा रहे हैं, और ताकतवर लोग, ये शासक वर्ग है, और आप और हम लोग शासित वर्ग हैं। यह अद्वितीय उदाहरण अभी मेरे लाइव वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। मैं आज आपके सामने दावे से कहता हूं कि सिटिंग सीएम के खिलाफ वो खुद जानते हैं, डीजी खुद जानते हैं, पुलिस का बच्चा बच्चा जानता है, हर एक वकील जानता है, हर एक मजिस्ट्रेट जज जानता है कि यह जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश है, आज नहीं कल मानना ही पड़ेगा। चाहे यहां से माने, चाहे वो हाई कोर्ट से माने, चाहे सुप्रीम कोर्ट से माने। लेकिन इस केस में एक रोचक बात जो लगातार चल रही है, ताकत दिखाई दे रही है नहीं, ताकत दिखाई दे रही है। और मैं पहली बार आपको बताऊंगा कि न्यायपालिका में, यानी न्यायालय में, इस मामले में क्या हुआ। सबसे पहले मुझे आपको यह बताना चाहिए कि हुआ क्या था। बता देता हूं आपको, ये सारे नेताओं और पुलिस अफसरों ने मिलकर गैंगरेप करने वाले डकैतों को बचाने का काम किया था, जिस पर न्यायालय ने अनेक आदेश किए। पुलिस का यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी इतला के एफआईआर दर्ज करो एसएचओ को दी गई सरोज धायल नाम की ज्योति नगर पुलिस थाना जयपुर में। उसने दर्ज करना तो दूर, प्राप्ति रसीद नहीं दी। क्या करेगा व्यक्ति पीड़ित?
एसपी को देगा, उच्चाधिकारियों को देगा, डीजी को देगा, इसने भी दिए। लेकिन मेरे पास वह लिफाफा है जिसमें आईपीएस अफसर यह लिख करके लिफाफे को वापस भेज देते हैं, लेने से इनकार। यानी आईपीएस अफसर लिफाफा लेने से भी डर रहे थे इस केस में। क्या अद्वितीय बात है इस केस में। इस केस में एक रोचक बात मैं बता देता हूं आपको। अगर इस केस में दम नहीं होता तो यह मुख्यमंत्री इस एफआईआर को तुरंत दर्ज कर, तुरंत बंद करके और न्यायालय में एफआईआर पेश कर देते। साहब कुछ नहीं पाया गया। लेकिन इस मामले में बहुत जद्दोजहद चल रही है। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। इस स्तर तक सरकार लड़ रही है। कुछ न कुछ तो इस एफआईआर में है। इनको भय सता रहा है जेल जाने का। यह बात अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। और यह भी बात बताने वाला हूं कि ताकत किस प्रकार से कानून का तमाशा बना रही है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि जब ये एसएचओ सरोज दायल ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट जयपुर में, और हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया 17 फरवरी 2022 को। क्या कहा कि सरकार ये जवाब देवे कि एसएचओ के खिलाफ जो कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस गैंगरेप डकैती के मामले में इन आरोपियों को बचाया गया है और उसमें एफआईआर पेश हुई है कोर्ट में, उस कोर्ट को पर रोक लगाई जाती है उस फाइल को डिसाइड करने में, यानी एफआईआर को आगे बढ़ाने में। नंबर 3, हाई कोर्ट कहता है कि इस फाइल से संबंधित समस्त कागजात और पुलिस हेडक्वार्टर में पड़ी गार्ड फाइल यानी नोट शीट जिस पर डीजी समेत सभी अफसर हस्ताक्षर करते हैं, एडीजी क्राइम हस्ताक्षर करता है, सीआईडी सीबी का आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी और आईओ ये जो हस्ताक्षर करते हैं, ये सारी फाइलें, नोटशीट, गार्ड फाइल को सुरक्षित रखी जावे, नष्ट नहीं किया जावे और हाई कोर्ट में पेश किया जावे। इनकी जो मौत है इसी आदेश से हो गई थी। सबको पता लग गया था हमको जेल जाना पड़ेगा। यह केवल डिले करते जा रहे थे, देरी करते जा रहे थे। इनको लगा कि अब हाई कोर्ट में हम तारीख पर तारीख लेते रहेंगे, किसी तरह से जब तक तारीखें मिलती तब तक बचे रहेंगे। अब आगे सुनिए। जब पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे तो हम लोग इस एप्लीकेशन को लेकर के कोर्ट में भी गए कि साहब पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करके जांच कर रहे हैं, इलीगल जांच की बात चल रही है। तो कोर्ट 2 बड़े आदेश करता और कहता है कि आपको जांच करने की शक्तियां है ही नहीं, फिर भी आप जांच क्यों कर रहे हैं। फिर कोर्ट 31 मार्च 2022 को आदेश करता है कि इस पूरे मामले में जितने भी पुलिस वाले दोषी आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है, इस पर एक 3 पेज का आदेश जारी कर कोर्ट कहता है इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। यहां गौर करने की बात यह है, कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अशोक गहलोत को जेल में डाल दिया जाए। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा इसमें जांच करने वालों को जेल में डाल दिया जाए, डीजी, पूर्व डीजी को जेल में डाल दिया जाए। कोर्ट ने केवल इतना सा कहा कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज करके जांच या अनुसंधान किया जाए। केवल यह आदेश मार्च 2022 में किया। पुलिस को मिल गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। क्या किया? अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सुनिएगा। आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे जब मैं आगे बोलने लगूंगा तो, क्योंकि इससे पहले आपने किसी वकील को ऐसे बोलते हुए सुना भी नहीं होगा। लेकिन मुझे इस बात का भय इसलिए नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वह समस्त दस्तावेजों पर लिखा है, वह सत्य बात है और कड़वा सत्य है। और कड़वा सत्य मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। क्या किया सरकार ने? कोर्ट के आदेश की रिवीजन, सरल भाषा में उस आदेश के खिलाफ ऊपर, जिसको आपकी भाषा में अपील कहते हैं, क्रिमिनल मामलों में रिवीजन कहते हैं, वह रिवीजन सेशन कोर्ट के सामने 4 अप्रैल को लगभग 12 बजे पेश की गई। सुनिए, किसने? आरोपियों ने नहीं पेश की, सरकार ने रिवीजन पेश की और यह कहा कि यह एफआईआर दर्ज करने का आदेश निरस्त किया जाए। हम लोग भी सचेत थे और सेशन कोर्ट में बैठे थे। सेशन जज साहब का नाम है आशुतोष मिश्रा। ये महानगर जयपुर के सेशन जज हैं। ये श्रीमान कोर्ट में नहीं थे। रिवीजन जहां पेश होती है वहां से कुछ ही मिनटों में पास होकर रिवीजन जज साहब के चैम्बर में चली जाती है और जज साहब के चैम्बर में ही
आदेश लिखा दिया जाता है जबकि जज साहब चैम्बर में नहीं बैठे थे। और यह बात लाइव नहीं कह रहा हूं, यह एफिडेविट के साथ वकीलों ने हाई कोर्ट में भी कही है कि जज साहब चैम्बर में नहीं थे। 4 तारीख को चैम्बर में ही आदेश हो जाते हैं और सरकार के वकीलों को पता भी लग जाता है कि जज साहब एडीजे 4 महावीर प्रसाद गुप्ता, महानगर जयपुर में जो एडीजे है, उनके यहां पर फाइल ट्रांसफर करेंगे। उस दिन हाफ डे होता है, 1 बजे तक की कोर्ट होती है और 1 बजे बाद बहस होती रहती है, फाइल नहीं आती है। और फाइल नहीं होते हुए भी जज साहब महावीर प्रसाद गुप्ता एडीजे 4 बहस सुनते हैं और बहस सुन करके, और बहस कोर्ट का टाइम समाप्त हो गया है लेकिन बहस सुन रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आदेश पारित करके कोर्ट टाइम के बाद जब फाइल आती है उस पर आदेशिका लिखाई जाती है, तब तक हम भी पहुंच जाते हैं और हम कहते साहब हमको भी सुनिए। तो वो लिखते हैं कल यानी 5 अप्रैल को आपको सुना जाएगा। और क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कॉल कर लिया जाए ताकि अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करनी पड़े, और वह रिकॉर्ड कॉल कर लिया जाता है। और हमको रिवीजन कॉपी कब मिलती है, 5 अप्रैल को 12 बजे बाद। सुबह का कोर्ट है, 12:30 बजे तक कोर्ट होता है, 12 बजे कॉपी मिलती है और फिर 2 बजे बहस रखी, 3 बजे बहस रखी जाती है। वो दिन का 10 से 5 कोर्ट होता है उस दिन, फिर बाद में 7 बजे कोर्ट हो जाता है। तो 3 बजे जब बहस शुरू होती है एडीजे 4 के यहां पर, तब हम सारी बात कहते हैं। उससे पहले मुझे यह बताना पड़ेगा, क्या रिवीजन में रिविजनल कोर्ट रिकॉर्ड कॉल कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हाई कोर्ट का ही आदेश है कि रिवीजन में रिकॉर्ड कॉल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी थोड़ी देर बाद आएगी। 5 तारीख को हम लोग कहते हैं रिवीजन कॉपी दिलाओ, हमको आधी अधूरी कॉपी पीपी जो लियाकत अली नाम से होते हैं उनसे दिलवाई जाती है और हमको कहा जाता है कि हम तो आज ही निर्णय करेंगे। हम कहते हैं साहब हमारे साथ कोर्ट में बदतमीजी हो रही है, लगातार सरकार के बड़े बड़े वकील भारी संख्या में आते हैं, पुलिस भी आती है। ऐसी अवस्था में एक एप्लीकेशन पेश की जाती है कि साहब यह बड़ा मामला है, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, इसलिए पूरे आर्ग्यूमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। जज महावीर प्रसाद जी गुप्ता हमको वर्बल कहते हैं, यह एप्लीकेशन खारिज की जाती है। आगे चलिए, हम एक और एप्लीकेशन पेश करते हैं और हम कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश की रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है और यह एग्रीव्ड पार्टी नहीं है सरकार, इसलिए हमारी प्राथमिक आपत्ति है लिखित में कि यह रिवीजन एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती है। जज साहब और सरकारी वकील दोनों कहते हैं कि हम तो आज ही बहस करेंगे और आज ही निर्णय करेंगे। हम लोग एक लिखित बहस पेश करते हैं कोर्ट के सामने, ये लीजिए हमारी लिखित बहस। लिखित बहस पेश करने के बाद भी कोर्ट कहता है हम तो आज ही निर्णय करेंगे। हम लोग सैकड़ों पेज में जजमेंट और कुछ दस्तावेज भी पेश करते हैं, कोर्ट कहता है हम तो आज ही निर्णित करेंगे रिवीजन को। अंत में हम लोग एक एप्लीकेशन और पेश करते हैं साहब, इस कोर्ट में जो परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार कतिपय कारणों से हमने सेशन जज के समक्ष न्यायालय बदलने की एप्लीकेशन लगा रखी है, तो हमको आगामी तारीख दे देवें ताकि वह एप्लीकेशन डिसाइड करने के बाद इस एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाए। ये सारी तैयारी हम इसलिए करते हैं, हमें पता है कि सामने एक मुख्यमंत्री लेवल का ताकतवर व्यक्ति है। चूंकि यह एप्लीकेशन आ जाती है, इतनी सारी चीजें रिकॉर्ड पर होती है, तो जज साहब आदेशिका लिखाते हैं लेकिन एप्लीकेशंस पर आदेश नहीं लिखते हैं। जो खारिज करना बताया उस पर भी आदेश नहीं लिखते हैं, केवल इतना सा लिखते हैं कि यह एप्लीकेशन 408 की पेश हुई, यह सूचना मुझे मिली, इसलिए आगामी तारीख दी जाती है, यह आदेशिका लिखाई जाती है। हम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि साहब ये जो रिकॉर्ड कॉल किया है यह इलीगल किया गया है, यह रिकॉर्ड नीचे भेजा जाए
जज साहब कहते हैं जब आप इतनी एप्लीकेशन पेश कर रहे हो तो इसकी भी एप्लीकेशन पेश कर दो। तो हम लोग वह भी एप्लीकेशन पेश कर देते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ कि साहब आप रिकॉर्ड कॉल नहीं कर सकते। सुनिए, मैं दोबारा बात को ध्यान सुनिएगा, ऐसा मामला आपने आप जीवन में नहीं सुना होगा। अगर कोई वकील, कोई पुलिस वाला या कानून जानने वाला देख रहा है तो उसके सामने भी यह अद्भुत पहला प्रकार का मामला है। और जब हम एप्लीकेशन पेश करते हैं तो उस पर आदेशिका लिखाई जाती है। जज साहब मंगाते हैं एप्लीकेशन, लेकिन लिखते उस पर यह है कि आदेशिका लिखा दी गई, उसके बाद एप्लीकेशन आई। अरे हम आश्चर्य करते हैं कि आदेशिका तो इसके बाद लिखाई जा रही है, लेकिन यह लिखा जाता है कि आदेशिका लिखा दी गई। और हम लोग जब कोर्ट का आदेश पढ़ते हैं, और मेरे अलावा कई सीनियर पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं नहीं लिखा होता है रिकॉर्ड नीचे भेज दिया जाए। हम लोग दूसरे दिन जब नकल लगाते हैं इस आदेश की, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, नकल लगाते हैं तो दो विशेष बातें हमारे ध्यान में आती है। ये वर्बल नहीं कह रहा हूं, ऑन ऑथ शपथ के साथ शपथ पत्र पेश किया वकीलों ने। क्या किया? हमने जो लिखित बहस कोर्ट को दी वह कोर्ट की फाइल से गायब हो गई। और सुनिए, रिकॉर्ड कॉल नहीं करने का जो रिकॉर्ड वापस नहीं भेजने का जो आदेश था वह भी हटाकर दूसरा आदेश लिखा दिया गया, जिसमें एक लाइन जोड़ दी गई कि रिकॉर्ड नीचे भेजा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके अनुसार यह अवमानना हो जाती, इसलिए यह आदेश भी लिखा दिया जाता है। 5 अप्रैल हो जाती है। सेशन जज साहब आशुतोष मिश्रा जी छुट्टी पर चले जाते हैं और हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक का इंतजार करते हैं। 11 तारीख को सेशन जज साहब को हम सारी बात बताते हैं और ऑन ऑथ शपथ पत्र पेश करते हैं इन समस्त बातों के साथ वकीलों के, और यह भी कहते हैं कि आपने जो आदेश लिखाया है उस समय आप कोर्ट में नहीं थे। यह भी शपथ पत्र पेश कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनिए, कोई नहीं करेगा, कोई वकील नहीं बताएगा आपको यह बात, और यह सुरक्षित करूंगा इन सब बातों को मैं। और जज साहब आशुतोष मिश्रा जो महानगर के सेशन जज हैं, दूसरे दिन हमारी 408 सीआरपीसी जिसमें कोर्ट बदलने की एप्लीकेशन थी, हमने कहा कि महावीर प्रसाद गुप्ता के अलावा कोई भी व्यक्ति आपको ठीक लगता है उससे सुनवाई करा दीजिए। यह प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए हमको वापस महावीर प्रसाद गुप्ता के सामने भेजने का आदेश कर दिया जाता है। यही आपको सुनेंगे। बात यहां खत्म नहीं होती मित्रों, बात यहां खत्म नहीं होती है और वापस महावीर प्रसाद गुप्ता के पास जाने की स्थितियां हमारी पैदा हो जाती है। तब हम फिर से हाई कोर्ट जाते हैं। 407 सीआरपीसी में हम ये सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के सामने लगाते हैं और 19 तारीख को हमारी सुनवाई होती है। 19 तारीख को जस्टिस उमा शंकर व्यास जो बीकानेर के रहने वाले हैं उनके सामने सुनवाई होती है। ये सारे फैक्ट, सारे शपथ पत्र कोर्ट के सामने पेश होते हैं और पेश होने के बाद जितनी नीचे घटना घटी, 4 तारीख को रिवीजन पेश हुई, 4 तारीख को ही सेशन जज ने चैम्बर से आदेश पारित कर दिया, 4 तारीख को ही एडीजे 4 के पास फाइल पहुंचे बिना महावीर प्रसाद गुप्ता ने सुनवाई शुरू कर दी और 4 तारीख को ही रिकॉर्ड कॉल करते हुए और अप्रत्यक्ष रूप से मामले को स्टे कर दिया। ये सारी बातें हाई कोर्ट के सामने रखी जाती है। अब आप आश्चर्य करेंगे 4 तारीख को ये सब काम क्यों हो गए? क्योंकि यहां ताकतवर व्यक्ति था। सामान्य मामलों में जब हम लोग रिवीजन पेश करते हैं या कोई अन्य वकील रिवीजन पेश करते हैं, आज पेश करेंगे तो कल सेशन जज के सामने जाएगी और सेशन जज जब आदेश करेगा तो उसके अगले दिन किसी जज के पास ट्रांसफर होगी या सेशन जज खुद सुनेगा। इस फाइल में विशेष बात हुई। और सुनिए, इस फाइल में जब सरकार रिवीजन में गई तो 4 ही तारीख को सारे काम हो गए, लेकिन इसी फाइल में जब इतना सारा विवाद हो गया और उसके बाद सुरेंद्र सागर नाम के एडिशनल एसपी ने भी रिवीजन पेश की 17 तारीख को, लेकिन इस बार 17 तारीख को सारे काम नहीं हुए। इस बार 17 तारीख को पेश हुई, 18 तारीख को सेशन जज के सामने आई, सुनवाई हुई, आदेश हुआ और 19 तारीख को वह रिवीजन वापस महावीर प्रसाद गुप्ता को ट्रांसफर की गई। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये वकील है, ऐसे कैसे बोलता है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। एफआईआर दर्ज करने का आदेश 2 रिवीजन,
एक सरकार ने पेश की, एक सुरेंद्र सागर आरोपी ने पेश की। सरकार ने जो पेश की 4 ही तारीख को सारे काम हो जाते हैं और सुरेंद्र सागर पेश करता है तो उसके 3 दिन की जो प्रक्रिया सामान्य हमको मिलती है वही प्रक्रिया उसको मिलती है। हाई कोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास के सामने जब आर्ग्यूमेंट चलते हैं, सारे तथ्य रखे जाते हैं, एफिडेविट रखे जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि हमारी लिखित बहस गायब कर दी गई है, कोर्ट में कोई किसी व्यक्ति ने गायब कर दी है। इसका भी शपथ पत्र पेश किया जाता है और इसका भी शपथ पत्र पेश किया जाता है कि साहब पहले आदेशिका यह थी और उसके बाद आदेशिका बदलकर यह कर दी गई। उस पर भी 407 सीआरपीसी की पिटीशन हाई कोर्ट जयपुर में जस्टिस उमाशंकर व्यास द्वारा खारिज करके कहा जाता है आपकी सुनवाई तो महावीर प्रसाद गुप्ता ही करेंगे। बताइए, आप जितने कानून जानने वाले काले कोट वाले लोग मुझे देख रहे हैं, कोई मजिस्ट्रेट होंगे, कोई जज होंगे, कोर्ट कर्मचारी होंगे, कोई वकील होंगे, कोई सरकारी वकील होंगे, आज तक इतने साक्ष्यों के साथ कोई 408 या 407 कभी लगी देखी? कोई बात नहीं, कोर्ट की पावर थी, कोर्ट ने एक्सरसाइज करी और महावीर प्रसाद गुप्ता के पास हमें भेज दिया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सुनवाई तो आपकी महावीर प्रसाद गुप्ता ही करेंगे। हम लोग महावीर प्रसाद गुप्ता के सामने 19 तारीख को यह जब आदेश होता है तो 20 तारीख को आर्ग्यूमेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। 12 बजे का हमको समय दिया जाता है और 12 बजे हम सब लोग समस्त फाइलों के साथ पहुंच जाते हैं। आर्ग्यूमेंट चलते हैं, 12:30 बजे तक की कोर्ट है। कोर्ट समय बाद भी महावीर प्रसाद गुप्ता सुनते हैं और 21 तारीख दे देते हैं। 21 तारीख को आर्ग्यूमेंट चलते हैं किस बात पर? एक तो हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन निर्णित नहीं हुई और एक प्राथमिक आपत्ति है कि सरकार द्वारा पेश की गई रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। जजमेंट का हेड नोट पढ़ने दूंगा। मैंने कहा रिलेवेंट पैरा पढ़ूंगा तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ने दूंगा। मैंने कहा साहब एप्लीकेशन पेश करूंगा। मैंने एप्लीकेशन पेश की और यह कहा कि मैं जो जजमेंट पेश कर रहा हूं उसके रिलेवेंट पैरा पढ़ना चाहता हूं, उसकी अनुमति दी जाए। जज साहब कहते हैं मैं यह अनुमति नहीं देता और आपकी एप्लीकेशन खारिज करता हूं। आदेश पारित कर दिया कि आदेशिका का संबंधित भाग इसलिए नहीं पढ़ने दूंगा कि गोवर्धन सिंह 2 दिन से बहस कर रहे हैं, जबकि जज साहब को पता था 20 तारीख को 12 बजे बहस शुरू हुई, 12:30 बजे तक का कोर्ट था। आधा पौन घंटा या थोड़ा इससे ज्यादा समय उस दिन मिला और 21 तारीख को 12 बजे बहस शुरू हुई और वो भी 1 घंटा आसपास मिला और जजमेंट पढ़ने से मुझे इनकार कर दिया गया और कहा मैं तो फैसला करूंगा, इस एप्लीकेशन को डिसाइड करूंगा आज का आज। 19 तारीख पड़ी, 20 तारीख पड़ी, फिर 21 तारीख पड़ी और फिर 1 दिन छोड़ करके कल फिर से सुनवाई होनी है महावीर प्रसाद गुप्ता जी के सामने। पता लगा कि वो जो एप्लीकेशन हमने पेश की थी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, वो तो पहले ही खारिज कर दी गई थी। हमारी जो जजमेंट पढ़ने की एप्लीकेशन थी वह भी खारिज कर दी गई। और इसी दौरान 2 वकील और आते हैं। एक तो जाने माने वकील एस होरा जो ललित मोदी के वकील रहे हैं और हमारे राजस्थान जो सेशन कोर्ट है उसके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं अनिल चौधरी साहब। दोनों आते हैं, बहस तो चल रही है सरकार की रिवीजन पर, बीच में वो कहते हैं हमारे मामले को स्टे करिए, यानी सुरेंद्र सागर की ओर से जो पेश करी गई रिवीजन है उसको स्टे करिए। जद्दोजहद चलती है, जजमेंट हमको पढ़ने नहीं दिया जाता है और बात एप्लीकेशन पर आती है और अब कल फिर से उसमें सुनवाई होनी है। दोस्तों, मैं लाइव आकर के सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। मुझे पता है इसके परिणाम क्या है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इस पूरी रिकॉर्डिंग को जब मैं सुरक्षित करूंगा
तो इसकी ट्रांसक्रिप्ट बन करके अलग अलग जगह पेश होगी। लेकिन मैं यह जानता हूं कि जब कोई इस ट्रांसक्रिप्ट को या इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो ये कहेगा कि इस बच्चे ने जो बोला है वह अक्षरशः सत्य है। यह सब चीजें रिकॉर्ड पर है, शपथ पत्र पर है, एप्लीकेशन पर है, आदेश पर है। इस बच्चे ने जो बोला है वह शब्दशः शब्द सत्य है। मैं ये बात क्यों बताने आया हूं? देखो साथियों, जनता एक तरफ है, शासित वर्ग, हम पर शासन हो रहा है, और दूसरा वर्ग है शासक वर्ग। उसमें नेता भी है, अफसर भी है, जज भी है, ताकतवर व्यक्ति भी है, बड़े बड़े व्यापारी भी है, और वह ताकतवर लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। और उस समूह के सामने एक पीड़ित मार्च 2022 में एफआईआर का आदेश कराता है, किसी कोर्ट द्वारा स्टे नहीं होता है, और वह आदेश धूल फांक रहा है। और वही हाईकोर्ट जो चिल्लाता है कि हम कोर्ट के आदेश की गरिमा रखेंगे, कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। इस मामले में जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, सरकार नहीं कर रही है, जज साहब उस पर सरकार से जवाब मांगने का कहकर आदेश लिखाकर तारीख दे देते हैं। हाई कोर्ट जज साहब भी, नरेंद्र सिंह ढड्डा साहब, वो भी तारीख दे देते हैं हमको, जबकि उनको यह करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट यह कर सकती है किसी आदेश के बारे में कि अगर लोअर कोर्ट ने आदेश किया 156(3) का और सरकार और पुलिस ने नहीं माना है, इससे ज्यादा बदनामी न्यायपालिका की, न्यायालय की हो नहीं सकती। नहीं होती है सुनवाई। फिर हम एक और पिटीशन पेश करते हैं कि जहां पर सरकार ही रिवीजन पेश कर रही है, सरकार चाहती नहीं है एफआईआर दर्ज करना, सरकार चाहती नहीं है अनुसंधान करना, वहां कम से कम सीबीआई अनुसंधान करे। ये सारी चीजें हाई कोर्ट के सामने चल रही है। हाई कोर्ट कह रहा है कि आदेश में लिखाता है कि एसएचओ जिसने एफआईआर दर्ज नहीं करी उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया जाए, सरकार जवाब देवे। हाई कोर्ट कहता है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो सरकार जवाब देवे। हाई कोर्ट तो 2 पिटीशन में आदेश कर रहा है, और नीचे एडीजे, छोटा सा मजिस्ट्रेट, छोटा सा जज, उसके सामने सरकार कहती है कि ये जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश ही निरस्त कर दीजिए। आप सोचिए, वो और कोई प्रेयर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करने का आदेश निरस्त कर दीजिए। कानून जानने वाले सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 3 कारणों से रिवीजन चल सकती है। पहला, क्षेत्राधिकार था और इस्तेमाल नहीं किया निचले मजिस्ट्रेट ने। दूसरा, क्षेत्राधिकार नहीं था और मजिस्ट्रेट ने इस्तेमाल कर लिया। और तीसरा, कोई अन्याय हो गया हो। तीनों बातें नहीं है। क्षेत्राधिकार भी था, और दूसरी बात, कोर्ट ने केवल इतना सा कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच तो करो। और जांच करने वाले भी अशोक गहलोत के लोग हैं, गृह मंत्री के ही लोग हैं, डीजी के ही लोग हैं। वो कहते हैं हम जांच ही नहीं करेंगे। जांच करने से किस प्रकार का अन्याय किसी के साथ हो सकता है? रिवीजन में केवल 3 ही कारण हो सकते हैं। इसके बावजूद रिवीजन सरकार पेश करती है, सुरेंद्र सागर पेश करते हैं, और उस रिवीजन पर सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख पड़ रही है। यह तो ईश्वर का, हमारा अब तक का हमारा साथ रहा है, हमारे पर आशीर्वाद रहा है कि अभी तक स्टे नहीं हुआ है किसी भी कोर्ट से। हाई कोर्ट का आदेश है, और रिवीजन में अगर स्वीकार कर ली गई तो यह एफआईआर का आदेश निरस्त हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के दोनों आदेश तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कंटेम्प्ट भी है ये। अगर हाई कोर्ट का आदेश तो फ्लाउटेड हो जाएगा, इससे उल्लंघन हो जाएगा उसका। लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। सभी लोग ये कह रहे हैं जाइए और महावीर प्रसाद गुप्ता से ही सुनवाई कराइए। कुछ बातें मैं बोल रहा हूं और कुछ बातें नहीं बोल रहा हूं। जो नहीं बोल रहा हूं उनको आपको अपने आप समझना पड़ेगा। लेकिन कमेंट में भाषा, कमेंट में लिखे गए शब्द सोच समझ कर लिखिएगा भाई। आप सब समझते हैं, मैं सब समझता हूं, कानून जानने वाले सब समझते हैं, और कोई जज मुझे देख रहे हैं तो वो भी सब समझ गए। हम उस न्यायालय का सम्मान करते हैं कि एक न्यायालय ने बड़े ताकतवर बेईमानों, जिन्होंने गैंगरेप करने वाले डकैतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया, नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करने का आदेश दिया, उस न्यायालय का हमारे मन में बहुत जबरदस्त सम्मान है। और राजस्थान का हर एक वकील इस बात पर गर्व करता है कि आज भी न्यायपालिका में गजब के ईमानदार लोग मौजूद हैं।
इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राजस्थान की न्यायपालिका में सभी जज ईमानदार है। यह नहीं है, कभी कतई मतलब नहीं है। मेरा यह वीडियो वर्षों तक देखा जाएगा और न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। कोई अकाउंटेबिलिटी आज नहीं है। कौन क्या आदेश कर रहा है, हाई कोर्ट जज को कोई हटा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट जज को कोई हटा नहीं सकता, ये खुद आपस में तय करते हैं। लेकिन सवाल उठेगा कि जनता में जब हमारी विश्वसनीयता नहीं बचेगी तो कैसा न्यायालय, कैसा न्याय, कैसी न्यायपालिका, यह बात मैं आपको बताने आया हूं। और सुनिए, कुछ साथी मेरे से नाराज हुए जब हाई कोर्ट जज जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा का जमादार रिश्वत लेते हुए एक वीडियो में कैद हुआ। एसीबी में मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन आप सुनिए मेरी बात को, मैं हिंद की जय करने आया हूं, इनकलाब करने आया हूं, और मैं बताना चाहता हूं हर उस वकील को, एक बार हाईकोर्ट जाकर देखिए। जिस दिन वो जमादार पकड़ा गया है उस पैसे के साथ वीडियो में, उस दिन के बाद एक भी जमादार, हाईकोर्ट जज का एक भी जमादार जो साफा पहने हुए होता है सफेद कपड़ों में, किसी से भी पैसे लेते हुए दिख रहा है क्या? हाई कोर्ट भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है जमादारों के भ्रष्टाचार से। और सुनिए, एसीबी जब कैमरे लेगी हाई कोर्ट के तो आश्चर्य करेंगे आप लोग। एक दिन में हाई कोर्ट के समस्त जजों के जमादार, वो साफे वाले सफेद कपड़ों वाले लोग, 1000 लोग, कम से कम 1000 लोगों से रिश्वत लेते हुए मिलेंगे। सोच समझ के बोल रहा हूं भाई, हाई कोर्ट के लिए बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। आप वीडियो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरा निवेदन है कि उस वीडियो को सुरक्षित रखिए और एक बार जनता को भी दिखाइए कि आपके बरामदे में ये सफेद साफे वाले लोग, सफेद कपड़ों वाले लोग, एक एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों से हाय पैसे, होए पैसे चल रहा था, किसी से 500, किसी से 1000, और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े वकील, वो उनको 5-5 हजार, 10-10 हजार भी देते थे। कितने रुपए कमा रहा था एक जज छोड़ दीजिए, 2-3 हाई कोर्ट जजों को जितना वेतन मिलता है इतना तो एक एक जमादार महीने में कमा रहा था। अब जाइए, एक बार हाई कोर्ट जाइए, या हाई कोर्ट जाने वाला कोई मुझे देख रहा हो, एक भी जमादार आपको पैसे लेते हुए दिख जाए, और पैसे छोड़िए बरामदे में खड़ा भी दिख जाए, तो मुझे बताइएगा यह हिंद की जय हमने की है। हमें कोई शर्म नहीं है इस बात की। शर्म उसको आए जो पैसे लेते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो काले कोट पर दाग लगाते हैं। हमको शर्म नहीं है। हमने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और आगे भी लगाते रहेंगे। ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आपके मन में भी सवाल चलता है, कई बार कमेंट्स में मुझे पूछे जाते हैं कि आप बताइए क्या चल रहा है उसमें। बता देता हूं आपको आज क्या चल रहा है। हाई कोर्ट का जो है आदेश है कि एसएचओ खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करें। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की तो जवाब दो, और नीचे एडीजे कोर्ट रिवीजन सुन रहा है कि इस आदेश को अपास कर दीजिए। सरकारी वकील पीपी साहब, लियाकत अली साहब खूब चिल्ला चिल्ला कर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और एडिशनल एसपी सुरेंद्र सागर के वकील एसएस होरा और श्री अनिल चौधरी जो हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि स्टे कर दीजिए। कल इस मामले में सुनवाई होनी है। निर्णय मैं भी जानता हूं, निर्णय लगभग लोग जानते हैं, कानून के मुताबिक निर्णय होना चाहिए और वही होगा। आज नहीं तो कल होगा। सेशन कोर्ट से नहीं होगा, महावीर प्रसाद गुप्ता कोर्ट से नहीं होगा तो हाई कोर्ट से होगा, और हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। क्योंकि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि 156(3) का आदेश प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, इस पर कोई रिवीजन हो ही नहीं सकती। इसलिए यह आज नहीं कल इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। वह बहन जिसके साथ यह घटना घटी, वह रोजाना मुझसे पूछती है कि भाई साहब क्या हुआ। आज मार्च में आदेश हुआ और मैं अप्रैल खत्म होने वाला है, मैं नहीं करा पाया आदेश। यह बात मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि ताकत सामने बहुत बड़ी है। मैं जानता हूं मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, कानून जानने वाला हो सकता हूं, लेकिन मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, इस ताकत के सामने बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मेरा मानना है कि मैं आज ही उस पीड़िता को न्याय दिला दूंगा, मुझे नहीं लगता है।
लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा और मुझे विश्वास है एक न एक दिन उस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। उस 1 साल के बच्चे को जिसके हाथ पीछे बांध करके 200 किलोमीटर जंगलों में ले जाकर पटका, जिन डकैतों ने डकैती का सामान जिसमें बरामद हो गया था और पुलिस के अनुसंधान में आया था कि पुलिस के लोगों से डकैती के दौरान रात के 2 बजे डकैतों की बातचीत चल रही थी, नतीजे में लिखा हुआ है रिपोर्ट में। और उसी सुरेंद्र सागर ने गैंगरेप अपन डकैती प्रूव माना और उसी सुरेंद्र सागर ने इस मामले में अशोक गहलोत, दोबारा बोल रहा हूं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, महादेव सिंह खंडेला, देवाराम सैनी, संजय क्षोत्रिय और इन सब लोगों ने मिलकर के बलिदान लिया भूपेंद्र यादव का, जिसकी रीढ़ की हड्डी रबड़ की थी और जिसने बलिदान लिया उस एडिशनल एसपी सुरेंद्र सागर का, जिसके खिलाफ अब कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर किया है। वह खुलेआम कहता है कि देखो मुझे तो जेल जाना ही पड़ेगा, ये ठीक रहा, इनको भी जाना पड़ेगा साथ में। एक न्याय की मांग किसी पीड़िता ने करी, हमने उसकी पैरवी करी और हमको इस बात का सुकून है कि हमने हमारी पैरवी में कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह सारी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पता है कि यह सारी चीजें कब तक रख पाऊंगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कोर्ट ही मुझे आदेश कर दे कि आप फेसबुक पर इस केस के संबंध में कुछ नहीं बोलोगे। हालांकि मैं समय मांगूंगा कोर्ट से कि मुझे भी जवाब देने का अवसर दिया जाए। जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जब एफआईआर का ऑर्डर होता है तो क्या हालात होते हैं, पुलिस क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है। 4 तारीख को ही पेश होती है, 4 तारीख को ही चैम्बर में ऑर्डर होते हैं, 4 तारीख को ही बिना फाइल के एडीजे 4 महावीर प्रसाद गुप्ता सुनते हैं और 4 तारीख को ही कोर्ट का समय खत्म हो जाता है, हाफ डे होने के कारण 1 बजे तक होता है। 2 बजे तक सुनवाई होकर के और फाइल में अप्रत्यक्ष रूप से स्टे करते हुए रिकॉर्ड कॉल कर लिया जाता है। जनता को पता लगना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। जनता यानी आप यानी मालिक। लोकतंत्र में, संविधान में आपको मालिक बताया गया। ये सारे लोक सेवक है, चाहे हाईकोर्ट जज हो, चाहे सेशन जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे ये मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, पुलिसकर्मी समेत डीजी, ये लोक सेवक हैं। हम लोग लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन है उसकी परिकल्पना जो बताई गई है उसको साकार करने में लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारा राजस्थान, पूरा देश इसको देख रहा है और नहीं देख पा रहा हो मीडिया की वजह से। मीडिया नहीं दिखा रहा है, यहां यह बताना जरूरी है। यह भी रोचक बात है, 1 लाइन की खबर किसी मीडिया में नहीं छपी है। आपका दायित्व बनता है, आप इस वीडियो को शेयर करिए, अधिकतम शेयर करके अधिकतम लोगों तक पहुंचा दीजिए। यह मीडिया, नेता, अफसर, जज और ये सारे लोग, ताकतवर लोग जो है, शासक वर्ग जो है, यह मजबूर होगा एक दिन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों से बहुत कम सूचना पर मैं आया, लेकिन मेरी मंशा है कि आप तक ये सारी बातें पहुंचे और आप तक सारी बातें पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हम लोग न्याय की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।